हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा आज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप विल बी। तो यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमें क्या गिवन है, पार्टिकल का मास गिवन है कि 20 ग्राम का पार्टिकल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रही है। ठीक है, अब उसकी स्पीड कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वर्क डन होगा इस केस में वो हमारा कितना होगा, mgh। ठीक है, mgh, और अपवर्ड फेंक रहे हैं तो अपना जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, a इक्वल टू माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या है यहाँ पे, माइनस mgh। अब देखो हाइट कैसे निकालोगे, हाइट में h निकालनी है हमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो ये आ जाएगी अपनी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। और जो v है हमारी, v क्या है, अब मैक्सिमम हाइट पे जो v होगी, वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0। एंड u हमें कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा अपना, 0 स्क्वायर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्स हम 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 10 इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी अपनी, 100 बाय में 20 यानी 5 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस m, मास कितना गिवन है हमें, 20 ग्राम, तो माइनस 20 बाई 1000 किलोग्राम इंटू ग्रेविटी यानी g इंटू h कितनी आई है, 5 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 मीटर। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अब 2 5 0, 10 से 10 कैंसिल, 5 तो ये कितना आ गया अपना, -1 जूल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 जूल। यानी ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected across one gap of meter bridge. The length of the wire is 1 meter and the unknown resistance greater than 2 ohms is कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उसको कनेक्ट कर रहे हैं मीटर ब्रिज में। ठीक है, द लेंथ, तब लेंथ ऑफ द वायर कितनी है इसमें, 1 मीटर है, और जो अननोन रेजिस्टेंस है कह रहे हैं ग्रेटर देन 2 ओमेगा का कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें वैल्यू गिवन नहीं है, ये बोल रहे हैं कि 2 ओमेगा से ज्यादा वाला अननोन रेजिस्टेंस क्या करा इन्होंने, कनेक्ट किया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, कि जब ये रेजिस्टेंस दोनों को इंटरचेंज कर रही हैं तो जो बैलेंस पॉइंट था वो शिफ्ट हो रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर से। तो वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो देखो हम मान लेते हैं कि लेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है कितनी वैल्यू है, तो हम मान लेते हैं कि आर है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओमेगा, सिर्फ 2 ओमेगा से ज्यादा है, वैल्यू गिवन नहीं है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, आर है। अब देखो मीटर ब्रिज फॉर्मूला, ये अपना मीटर ब्रिज से क्वेश्चन है, और मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, यूजिंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला उसमें क्या होता है हमारा मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1, यहाँ पे दो केस बनते हैं कि पहले क्या है, इंटरचेंज होने से पहले अगर मैं मानूं कि केस 1 हमारा क्या है, जब इंटरचेंज नहीं किए रेजिस्टेंस, तो मैंने मान लिया R1 कितना है, 2 ओम है, एंड R2 जो है अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है हमारी R। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, और जो बैलेंस पॉइंट है यहाँ पे इस केस में, बैलेंस पॉइंट हमने मान लिया कि क्या है, L है, लेंथ अब क्या है, पहले L ही है हमारी। तो अब देखो R1 बाई R2 यानी R1 कितना है,
2 ओम, तो 2/R इज इक्वल टू L/100 माइनस L। अब क्या कर रहे हैं, केस सेकंड में दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो केस 2 बनेगा हमारा कि अब R1 तो हमारा कितना हो गया R, एंड R2 हम मान लेते हैं कितना हो गया 2 ओम। अब बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो रहा है कि जब ये इंटरचेंज कर रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 20 सेंटीमीटर से। तो अब जो बैलेंस पॉइंट होगा वो क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया, यानी L प्लस 20। ठीक है, ये हम मान लेते हैं L प्राइम मान लेते हैं कोई नई लेंथ, तो L प्लस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा हमारा R/2 इज इक्वल टू L की जगह क्या रखेंगे L प्लस 20/100 माइनस L प्लस 20, यानी 80 माइनस L, यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं R/2, इसको रिवर्स कर दो, क्या लिखेंगे 2/R इज इक्वल टू 80 माइनस L बाय में L प्लस 20। अब 2/R की क्या वैल्यू थी, इस इक्वेशन से हम यूज कर लेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड। तो हम फर्स्ट इक्वेशन इसमें यूज करते हैं, तो क्या बनेगा हमारा L/100 माइनस L इज इक्वल टू 80 माइनस L बाई L प्लस 20, तो 80 माइनस L बाई L प्लस 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे करोगे सोल्व, L स्क्वायर प्लस 20L इज इक्वल टू 8000 माइनस 80L, और L से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 100L प्लस L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा अपना 100 और 80 180L, और ये अपना है माइनस 20, तो 180 और 20 कितना माइनस 200L, यानी 8000 इज इक्वल टू 200L। तो यहाँ से जो L की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें तो क्या आ जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2/R इज इक्वल टू L/100 माइनस L, तो अपना कितना बन जाएगा 40/100 माइनस 40 यानी 60। तो यहाँ से अगर इसे कट करें हम तो 2/3 यानी R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2/2 यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमारा कि द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए पाथ डायरेक्टेड बाय R इक्वल टू a cos square theta is proportional to nth पावर ऑफ डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ n इज। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो R के पावर के यानी डिस्टेंस की पावर के nth पावर के प्रोपोर्शनल है, मतलब FR है जो वो क्या है nth पावर के प्रोपोर्शनल है, और हमें क्या करना है n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स का MSc का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, f ऑफ r इज इक्वल टू r की पावर n के प्रोपोर्शनल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होती है हमारी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट वो होती है हमारी फोर्स f ऑफ 1/u इज इक्वल टू माइनस L स्क्वेयर m स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर d स्क्वेयर u बाई d थीटा स्क्वेयर प्लस u, वेयर u इज 1/r। तो यहाँ से हम 1/u यानी f ऑफ r, ठीक है, u क्या है 1/r के, तो 1/u u की डिपेंडेंस चेक कर लेंगे तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी r की डिपेंडेंस पता चल जाएगी फोर्स की। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं इसे, d स्क्वायर u बाई d थीटा स्क्वायर चाहिए, u क्या है 1/r, r हमें क्या गिवन है a cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करो, u इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/a cos स्क्वायर थीटा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई a। तो यहाँ से अब डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा हमारा du बाई d थीटा इज इक्वल टू 1/a, सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा पावर आगे 2 सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1/a
2 secant स्क्वायर थीटा tan थीटा। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए 2 secant स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, 2 मैं अगर बाहर निकाल लूँ तो ये secant स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा 2 secant थीटा, और फिर secant थीटा का secant थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा एक और हमारा क्या है एक्सेंट, प्लस यू डी वी प्लस वी डी यू। अब क्या है हमारा secant स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan थीटा का क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा हमारा 2 बाई ए 2 secant स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बनेगा ये हमारा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा secant 4 थीटा। तो यहां से देखो इसे अंदर लेके जाते हैं, 2 बाई ए 2 secant स्क्वायर यानी 2 secant 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस secant 4 थीटा। अब देखो 2 secant 4 थीटा एंड ये है 1 secant 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 secant 4 थीटा ऐड हो जाएगा। तो 2 बाई ए 3 secant 4 थीटा माइनस 2 secant स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारा u क्या है secant स्क्वायर थीटा बाई ए, तो यहाँ से अगर हम secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी u इंटू ए। तो अब यहाँ पे हम u की टर्म्स में अगर इस इक्वेशन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई ए, यानी अंदर लेके गए तो 6 बाई ए secant 4 थीटा, secant 4 थीटा यानी यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो ये अपना बनेगा 6 बाई ए secant 4 थीटा यानी यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4 बाई ए इंटू secant स्क्वेयर थीटा, secant स्क्वेयर थीटा है यू ए यानी माइनस 4 बाई ए इंटू यू ए। ठीक है, ये हमारी आ गई है डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर बाई में यू स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा अपना यू स्क्वेयर। अगर हम लिखें पहले यू स्क्वेयर ही लिखते हैं इसको, डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 6 बाई ए यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस, ठीक है, तो ये इसमें होता है माइनस एल स्क्वेयर यू स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन माइनस एल स्क्वेयर यू स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर होती है। तो 6 बाई ए स्क्वेयर माइनस 4 बाई ए यू इंटू ए प्लस यू। तो यहां से ए कैंसल, तो माइनस 4u प्लस यू यानी माइनस 3u, तो माइनस एल स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर, यू स्क्वेयर अंदर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसल यानी 6u की पावर 4a माइनस 4u प्लस यू माइनस 3u, और u स्क्वायर अंदर आया तो u क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो फोर्स है एफ ऑफ 1 बाई यू, यहां से हमारा जो फोर्स है एफ ऑफ 1 बाई यू, ये प्रोपोर्शनल है u की पावर 4 की, यानी हम लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है r की पावर 1 बाई आर की पावर 4 की, यानी एफ ऑफ r प्रोपोर्शनल है r की पावर माइनस 4 की। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -4। तो ऑप्शन हमारा -4 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज
20 डिवीजन पर वोल्ट। तो हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बताना है। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आया है, रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है। तो देखो यहाँ पे जो करंट सेंसिटिविटी होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, वो क्या होती है कि कितना हमारा जो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई है फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ करंट। एंड जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो होती है एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। अब देखो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन होता है कि जो हमारा करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी, उसका फॉर्मूला होता है हमारा IS इज इक्वल टू NBA अपॉन K, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होता तो दोनों वैल्यूज बस पुट करनी है, आंसर आ जाता। IS क्या है, NBA अपॉन K। तो देखो यहां से ये अपनी करंट सेंसिटिविटी, जहां पे ये जो N है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और A है एरिया ऑफ द कॉइल, एंड K है हमारा टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको हम VS से डिनोट करते हैं, वो हमारी क्या होती है, NBA अपॉन KR, यानी IS बाय R, ठीक है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, IS बाय VS, IS बाय VS, यहाँ से IS बाय R करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, NBA अपॉन KR, और दोनों को डिवाइड करेंगे, IS बाई VS को NBA बाई K डिवाइड में NBA बाई KR, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, हमें गिवन है IS कितना है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी पर मिली एम्पियर नीचे है 10⁻³ इंटू 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ बाई 20। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे R, तो यह आ जाएगा 5000 बाई 20, तो यह आ जाएगा 250, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 250 ओम। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर 250 ओम, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि दो रेजिस्टेंस गिवन है, अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 18 ओम, और अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आता है 4 ओम। तो हमें उन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो अब हमें पता है कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको RS मानूं तो वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, और ये हमें कितना गिवन है 18 ओम, ठीक है। और अगर मैं इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं RP मानूं तो वो क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 4 ओम। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, मल्टीप्लाई करो दोनों को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा R1 प्लस R2 इंटू में R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 यानी 72 ओम, ठीक है। अब देखो मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चैप्टर सेकंड है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 यानी 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 कितना आया है 72, तो प्लस 72। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर बनाओ, क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72, इसको सोल्व कर लो, x माइनस 12 माइनस 6 x माइनस 12, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 एंड 12,
ठीक है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे यानी R1 हो जाएगा 6 ओम और R2 हो जाएगा हमारा 12 ओम। 6 और 12 यानी ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ a rod of magnetic material is 0.25 centimeter square and it is placed in magnetic field of intensity 4000 ampere per meter. Then the value of magnetic flux passing through the material is 25 into 10 की minus 6 Weber. Value of magnetic susceptibility will be closest to. तो देखो यहाँ पे हमें देखो क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है हमें 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रोड है हमारी, उसको क्या रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 4000 एम्पियर पर मीटर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है मटेरियल से वो है हमारा 25 इंटू 10 की माइनस 6 वेबर। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करोगे, एरिया हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H की वैल्यू हमें गिवन है 4000 एम्पियर पर मीटर और हमें मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है यानी 25 इंटू 10 की माइनस 6 वेबर। हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। जाई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से अगर हम जाई एम कैलकुलेट करें तो वहाँ आ जाएगा हमारा म्यू आर माइनस 1। ठीक है, अब देखो बी क्या होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। यहाँ पे देखो म्यू कैसे रख सकते हैं, म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगी, बी बाय म्यू नोट इंटू एच। और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपना फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ फाई बाय ए बाय म्यू नोट इंटू एच। अब सारी वैल्यू क्या करनी है, इसमें पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू आर इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, फाई कितना गिवन है 25 इंटू 10 की माइनस 6 वेबर, पोन में एरिया, एरिया कितना है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा 1/100 होता है अपना, 1/100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 4 इंटू एरिया हो गया म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की माइनस 7 इंटू एच, एच है अपना 4000 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो। एक स्टूडेंट का डाउट था कि हम कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक कैलकुलेशन छोड़ देती हूँ। क्यों, क्योंकि लास्ट में कि वो इजीली तुम कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि लास्ट वाली स्किप कर देती हूँ कि कैलकुलेशन की तुम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन कैसे सोल्व करें पूछा था, तो मैंने आज मोस्टली हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन सोल्व की है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि सभी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सोल्व करूं अपनी वीडियो में। ठीक है, वीडियो क्या है, ये बहुत ही लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैं लास्ट वाला जो पोर्शन है बस वो स्किप कर देती थी। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करोगे, 25 इंटू 10 की माइनस 6, इसको लिखेंगे 25/100, तो ये आ जाएगी अपनी 10 की माइनस 6। तो 25 इंटू 10 की माइनस 6, इसको भी 25 इंटू 10 की माइनस 6 से लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की माइनस 7 इंटू 4000। तो यहाँ से देखो 314/100 लिख सकती हूँ मैं इसको, 314/100। तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 9, 10 की माइनस 9 और 10 की पावर 3, तो 10 की माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/4 इंटू 314 इंटू 10 की माइनस 6 ऐसे लिख सकती हूँ इंटू 4000। तो यहाँ से देखो अब कैलकुलेशन करो, 10 की पावर 6 बाय में 4 इंटू 314 कितना आ जाएगा 4 जा 16, 1 5 4 3 जा 12, तो 12 5 6 इंटू 4। ठीक है, 10 की माइनस 6 हमने 3 ये इंक्लूड कर ली थी उसमें, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है,
अब इसे कैलकुलेट करो 1256 इंटू 4, तो 1256 को इसको 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 बाय में 4 6 कितना है 24, तो 4 2 तो 22 यानी 2 4 2 8 2 10 यानी 5024, तो 10 की पावर 6 बाई 5024। अब देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर 6 बाई 5024 तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा हमारा 199 की। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो इसको, अगर ना भी करो तो देखो 5024 इसको अगर 5000 के अप्रोक्स मानो, 10 की पावर 6 5000 30 कैंसिल तो क्या आ जाएगी 5 ऊपर 1000 यानी 200 अप्रोक्स आया, लेकिन ये 5024 है। अब अप्रोक्सीमेट हम लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है नियरली इक्वल हैं, तो इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना इसको। ठीक है, 5024 की 5000 से ऊपर है तो 200 से कुछ कम ही वैल्यू आएगी यानी 199 आएगी। ठीक है, अब देखो ये आएगी हमारी म्यू आर की, तो जाई एम की कैलकुलेट कर लो। जाई एम क्या है म्यू आर माइनस 1, तो 199 माइनस 1, तो यहां से आंसर आ जाएगा 198। ठीक है, तो यहां से देखो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा 5024 के, क्योंकि नियरली इक्वल आते हैं ना, तो इसीलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड if the maximum error in the measurement of mass and the length is 1% and 2% respectively, then the maximum error in measurement of density is। तो देखो यहाँ पे ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है क्लास 11 से, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है मैक्सिमम एरर पूछा है डेंसिटी में। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम यानी m बाय l क्यूब। ठीक है, अब एरर अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा हमारा डेल रो बाय रो इज इक्वल टू m डेल्टा m बाय m प्लस 3 डेल्टा l बाय l। तो मास में कितना परसेंटेज एरर है 1% है एंड लेंथ में है 2%, तो 1% प्लस 3 इंटू 2%, तो ये टोटल एरर जो आ जाएगा हमारा आएगा डेंसिटी में 7% एरर। तो हमारा ऑप्शन 4 है जो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए मूविंग बॉडी अंडर इनवर्स सेंट्रल फोर्स इज पैराबोलिक देन एसेंट्रिसिटी एंड टोटल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन है। सेंट्रल फोर्स से देखो एक क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से एमएससी का, और ये भी हमारा एमएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस होती है, उसे वो हमारी होती है ए बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, और यहाँ भी ये जो ई है ये होती है असेंट्रिसिटी। तो असेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है हमारी फॉर्मूला वो होता है 1 प्लस 2EL स्क्वेयर बाई MK स्क्वेयर का रूट। तो यहाँ से हमारे 4 केसेस बनते थे कि कौन सा पाथ होगा हमारा असेंट्रिसिटी और एनर्जी की वैल्यू पे डिपेंड करके। तो हमारे जो टेबल बनती थी, ये टेबल आप याद रख सकते हो। तो अगर हमारा क्या होता है असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड एनर्जी ग्रेटर देन 0, देन जो पाथ बनता है हमारा वो बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, और अगर असेंट्रिसिटी क्या हो इक्वल टू 1 एंड एनर्जी इक्वल टू 0, देन पाथ बनता है पैराबोला। और थर्ड केस हमारा इसमें होता है कि अगर असेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में हो और एनर्जी हमारी V मिनिमम और 0 के बीच में हो, तो यहाँ पे पाथ बनता था इलिप्स। एंड फोर्थ केस इसमें है कि अगर असेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 हो और एनर्जी इक्वल टू V मिनिमम, तो हमारा जो पाथ बनेगा वो बनेगा सर्कल। ठीक है, तो ये टेबल थी एक क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ये टेबल आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पूछा है पैराबोलिक पाथ दिया है,
ठीक है। अब पैराबोलिक के लिए एसेंट्रिसिटी एंड ई की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगी पैराबोलिक के लिए ई इक्वल टू 1 एंड ई एनर्जी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक नीडल आर नेग्लिजिबल compared to its length and its oscillate in a horizontal plane with a time period t. Then the period of oscillation of each part on breaking it into p equal parts and perpendicular to the length each. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल है, उसको p इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, हमसे पूछा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है ये जो टाइम पीरियड होता है हमारा मैग्नेटिक नीडल का, वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, वेयर I is the moment of inertia and m is the magnetic moment and b is the magnetic field. I क्या है, moment of inertia and m है magnetic moment and b है हमारा magnetic field strength। ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड क्या होगा अबाउट इट्स सेंटर, की नीडल है अपनी, तो हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट ऑफ थिन रोड अबाउट इट्स सेंटर, वो होता है हमारा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर बाई 12। एम यहाँ पे मास है, ठीक है, एम एल स्क्वेयर बाई 12। तो यहाँ से अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वेयर बाई 12 एम बी। ठीक है, ये टाइम पीरियड है मैग्नेटिक नीडल का। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि इसको ब्रेक कर रहे हैं पी इक्वल पार्ट्स में। तो व्हेन ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकिंग इन, ब्रेक इट इनटू पी इक्वल पार्ट्स, P इक्वल पार्ट्स। तो इस केस में अगर P इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक करते हैं तो मास चेंज हो जाएगा। तो मास इसमें जो नया होगा मास, यानी m प्राइम जो होगा वो हो जाएगा m बाई रो, एंड लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी चेंज, यानी l प्राइम अगर उसको मानो तो वो हो जाएगी l बाई p। ठीक है, रो नहीं p इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर उसको p इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मास भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था कि p इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है। तो देखो मैग्नेटिक जो हमारा मोमेंट होता है वो होता है m से डिनोट करते हैं पोल स्ट्रेंथ qm इंटू l। पोल स्ट्रेंथ दोनों में सेम रहती है, अगर इसको m प्राइम माने तो qm इंटू l प्राइम हो जाएगी l बाई p। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है हमें, तो टाइम पीरियड अगर करें कैलकुलेट, t इज इक्वल टू 2 पाई, t प्राइम मान लो 2 पाई अंडर रूट आई प्राइम बाई एम प्राइम बी। तो यहाँ से कैलकुलेट करो 2 पाई अंडर रूट आई प्राइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अब एम एल स्क्वेयर बाई 12 था पहले, लेकिन अब मास चेंज हो गया m बाई पी, और l चेंज हो गई है l बाई पी से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वेयर बाई 12 एम बाई पी, और इसका भी पी स्क्वेयर आ जाएगा यानी पी क्यूब। ठीक है, आई प्राइम बाई में एम प्राइम क्या है क्यू एम इंटू एल बाई पी, पोल स्ट्रेंथ हमारी सेम रह रही है। ठीक है, तो एम प्राइम यहाँ से अगर करें तो क्यू एम इंटू एल, ये तो हमारा क्या था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पहले थी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि एम बाई पी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे एम, ठीक, बाय में p ऊपर चला जाएगा हमारा और इंटू b। तो यहाँ से p से ये p क्यूब कैंसिल यानी p स्क्वेयर बचा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वेयर बाई 12 p स्क्वेयर एम बी। ठीक है, इस मास और इस मास में कंफ्यूज मत होना, ये तो मास है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, ये मास है m स्मॉल n। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वेयर बाई 12 एम बी। ये क्या था टाइम पीरियड,
यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये हमारा t था, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि t बाई रूट पी स्क्वेयर, रूट पी स्क्वेयर बाहर आएगा तो t बाई p, तो t प्राइम किसके इक्वल आ गया, t बाई p के, यानी ऑप्शन डी है जो यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्टेड अपॉन बाय टू मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। दो मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड्स पे, और दोनों के बीच में एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड में, 75 डिग्री, एंड वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड √2 × 10⁻² टेस्ला। द डाइपोल अटेन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, दूसरे की हमें पूछी है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं B1 एंड B2, दोनों के बीच में एंगल गिवन है 75 डिग्री, ठीक है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं मान लेती हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे जो m है वो B नेट, मैग्नेटिक जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। और क्या गिवन है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये एंगल बना रहा है एक फील्ड के साथ अपना, यानी B1 के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल है 30 डिग्री।